तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है परिश्रम बैच। ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या क्या खास रहने वाला है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम एक टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं इसी बैच का, नंबर सिस्टम, और उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बैच आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी आपके लिए जो परिश्रम बैच है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि बिगिनर हैं, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको सीखना है मैथ जीरो से लेकर एकदम एडवांस तक, तो ये बैच आपके लिए है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जीरो से लेकर एडवांस तक मैथ सीखेंगे, जिसमें सारे चैप्टर आपके सम्मिलित होंगे। ठीक है, शुरुआत होगी इसमें नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से शुरुआत हो चुकी है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले, अगर आप एकदम कमजोर अपने आप को मानते हो, आपको लगता है कि नहीं हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, तो ये बैच आपके लिए एकदम मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कोई पैसे खर्च करने नहीं है। यूट्यूब पर एकदम फ्री बैच ये हम पढ़ाने वाले हैं। एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक आपको मैथ सिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर से शुरुआत करते हैं जहां से आप अपने आप को फिर से रिवाइव कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी में आपका मैथ जो है वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, चाहे वो यूपीपी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, मतलब जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं जिसमें आपका मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, और यदि आप मैथ में चूक जाते हो तो कहीं ना कहीं अपने सपनों से दूर हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको निराशा सहनी पड़ती है, लोगों को सुनना पड़ता है। तो आप ऐसा ना हो, इसलिए क्या करेंगे हम लोग एकदम जीरो से सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन से एकदम जुड़ जाइए, और ये जो पहला सिस्टम आपका नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं इसको एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जीरो से एकदम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन क्लास इस पर देखने को मिलेंगी। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, और ये क्लास सभी के लिए, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैथ पूछा जाता है वो सभी के लिए आपका इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास शुरू से शुरू करने का मौका है। जब आप असफल होते हो और आप शुरुआत से शुरू करते हो तो आप असफल नहीं हुए हो, आप एक अनुभव प्राप्त किए हो, और उस अनुभव से जब शुरुआत करते हो तो आप शून्य से नहीं बल्कि एक से शुरुआत करते हो। और जब आपके एक से शुरुआत करते हो तो आगे चलकर आपके पास और नंबर होंगे, मतलब आप अपने अचीवमेंट की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो अपने आप को, मतलब डिमोटिवेट मत करो कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, पेड़ वही मजबूत होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो यदि आप अपनी जड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप एडवांस लगा पाओगे। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस लेकर आपको चलेंगे, जिसमें कोई आपकी परेशानी ना हो, इस बात की भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं आपका नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, परिभाषा समझेंगे। देखिए, सारी चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऑटोमेटिक मतलब एकाएक यदि आप एडवांस लगाने लगोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और आप कहोगे मैथ बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप आपका बेसिक पढ़ के एडवांस लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैथ बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, नंबर सिस्टम की परिभाषा। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं और संख्याओं के मध्य क्या संबंध है, यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें संख्या और संख्या के मध्य क्या संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो अंक आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, तो इतना बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले, आप बहुत मैथ के एकदम मान लेते हैं तेज तर्राक लड़के हैं, ठीक है, आपको सारी क्वेश्चन आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हम तो सब कुछ सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन सामने से एक बंदा आया और आपसे पूछ लिया कि ये बताइए नंबर सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, या इवन अंक क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं, तो और अगर आप उसमें बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए या थोड़ा सा भी आप लड़खड़ाए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं इसका बेसिक कमजोर है, ये एडवांस अपना मजबूत कर लिया है। और पेपर में अक्सर होता क्या है कि बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको लगता है कि हमें तो आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है अंक, यानी अंक किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं 10 संकेतों को हम लोग अंक बोलते हैं। बात समझ में आई? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग 10 संकेत प्रयोग में लेते हैं और इन्हीं 10 संकेतों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंक बोल देते हैं, ठीक है। और ये 10 संकेत हैं क्या, 0 है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यानी 1 से लेकर 9 तक तो हमारा अंक हो गया, इसमें 0 भी सम्मिलित कर दिए तो ये आपका 10 अंक हो गए, ठीक है। और इन्हीं अंकों के समुच्चय को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका अंक बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका संख्यांक, जिसे आप अगर इंग्लिश में बोलो तो न्यूमेरल्स बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। यानी समझिए, आप 10 संकेत पढ़े, उस 10 संकेत का प्रयोग करके आप किसी भी वस्तु को बताने का काम कर दिए, तो उस वस्तु को बताने के लिए जो आपने संकेत प्रयोग में लिया था, उन्हीं संकेतों के समुच्चय को यानी पास पास लिखे अंकों को हम लोग क्या बोलते थे, संख्यांक बोलते हैं। जैसे समझिए, अगर मान लेते हैं आपके पास, यानी आपके पास क्या है, 1 दर्जन केले हैं। आपके पास क्या है, 1 दर्जन केले हैं। आप समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास यदि 1 दर्जन केले हैं, तो आप इसे एक जो हम गणित में लिखे, आप इसे हिंदी में लिख दीजिए। और ऐसे 1 दर्जन केले हैं, तो आप इसको दर्शाने के लिए क्या करोगे, आप इसको दर्शाने के लिए ऐसे लिखोगे 1 दर्जन। आप ये संकेत प्रयोग किए कि नहीं। उसके बाद या आप ऐसे लिखोगे 12 वस्तु या 12 केले, ठीक है। 12 वस्तु या 12 केले, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो आपने क्या लिख दिया, 1 दर्जन न लिखकर क्या लिखा, 12 केले। तो आपने केलों को काउंट करने के लिए किन संकेतों का प्रयोग किया, आपने 1 का प्रयोग किया और 2 का प्रयोग किया, और इन्हीं को मिला दिया गया तो बोल दिया गया कि ये संख्यांक हैं, यानी ये न्यूमेरल्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको संख्यांक क्या है समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आपका 50183732, तो ये सभी क्या है, ये सभी एक तरीके से अंकों का समुच्चय है, अंकों को पास पास लिखा गया है। तो इसी समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आपका संख्यांक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको संख्यांक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे जो टॉपिक है आपका वो है आपका जातीय मान। जातीय मान क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो हमने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम बोर्ड, मतलब कि 12th उनका इंग्लिश मीडियम से हुआ रहता है, और वो क्या करते हैं, तैयारी आपका करने लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझने में आपका प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। मतलब ये फेस वैल्यू है, जातीय मान, फेस वैल्यू। 2 तरीके का मान होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है आपका फेस वैल्यू। तो जो प्लेस वैल्यू होता है उसको बोलते हैं स्थानीय मान, और जो फेस वैल्यू होता है उसको बोलते हैं जातीय मान। तो ये क्या है, फेस वैल्यू है, यानी किसी संख्या का जातीय मान उसका अपना खुद का मान होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, किसी भी संख्या का अपना खुद का जो मान होता है वो आपका जातीय मान होता है। जैसे समझिए, जाति जो होती है वो बदलती नहीं है, किसी भी व्यक्ति की जो जाति होती है, जैसे आप किसी न किसी जाति से बिलोंग करते होंगे तो आप अपनी जाति को चेंज नहीं कर सकते, आपकी जो जाति है वही आपका पहचान है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी भी संख्या का जो अपना स्थान है, जो अपना खुद का मान है, वही आपका क्या है, जातीय मान है। जैसे समझिए, एग्जाम्पल हमने लिया है 5325 में, यदि हम देखिए 5325 में यदि हम कहें 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान क्या होगा,
दो ही होगा। अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल हम लिखें 0 3 0 1 2 5, और अगर पूछे 3 का जाति मान बताइए, किसका मान बताइए, 3 का जाति मान, तो आप कहोगे 3 का जाति मान तो 3 ही होगा, क्योंकि इसमें जो संख्या जिस स्थान पर होती है उसका अपना मान होता है और वही आपका क्या होता है, जाति मान होता है। चलिए देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मान को अगर इंग्लिश में बोले तो स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू होता क्या है, देखिए किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। यानी कोई एक ऐसा अंक जो अपनी स्थिति के अनुसार अपने मान में परिवर्तन करता रहता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे अगर हम देखें 2 5 2 3 4 में, 2 5 2 3 4 में यदि हम ध्यान से देखें तो इस 2 का स्थानीय मान आपसे निकालने के लिए बोले तो आप कहोगे 2 गुणे 1, उसके बाद कितने अंक है, तो 1 अंक और 2 अंक है तो डबल जीरो लगा दोगे, बराबर कितना कर दोगे, 200। फिर अगर आपसे कहें कि ये बताइए इस लास्ट वाले का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहोगे 2 गुणे 1 लिखने के बाद उसके बाद कितने अंक बच रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 अंक बच रहे हैं, तो 4 जीरो आप ऐसे लगा दोगे, बराबर लिख दोगे आपका 2 लिख के 4 जीरो। तो ये जो है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। यानी अगर आप देखो तो दोनों स्थान पर 2 ही है, लेकिन एक में 200 आया और एक में 20,000 आया, तो अपने स्थान के अनुसार ये अपना मान परिवर्तित करते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्थानीय मान। यानी किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार निर्धारित होता है क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यदि हम कहें कि आप 5 3 2 4 और 3 में इसका स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 3 का अगर पूछे तो 3 लिखने के बाद गुणे 1 कर दीजिए, और 3 के बाद कोई संख्या नहीं तो बराबर करेंगे तो 3 ही आएगा। अगर हम 4 का देखें तो 4 गुणे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और 4 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक बचा है, तो 1 अंक है तो 1 जीरो, बराबर कितना हो जाएगा, ये 40। अगर बात करें 2 का तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1, 2 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 4 और 3 तो डबल जीरो लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ऐसे 3 की तो 3 का कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 गुणे 1 बराबर कितने आपके अंक इसके पीछे है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो ऐसे लगा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। ऐसे बात करें यदि 5 की तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1 और इसके बाद यानी 5 के पहले कितने अंक है, तो 1 2 3 और 4 अंक है, तो 4 जीरो ऐसे लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का यदि आप स्थानीय मान निकालना चाहोगे तो ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको स्थानीय मान और जाति मान में अंतर समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं आपको स्थानीय मान और जाति मान समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका, आगे है संख्याओं के प्रकार। देखिए संख्या कितनी प्रकार की होती है इसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहते हो वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनसे किसी वस्तु को काउंट किया जाए, यानी जो किसी वस्तु के काउंट करने में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और इनके समुच्चय को यन से प्रदर्शित करते हैं। यन मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, अब समुच्चय क्या है इसको यदि आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक और चैनल है अर्जुन मैथ्स। ठीक है, वहां पे जाइए, आपको क्लास 11th में समुच्चय नाम का चैप्टर है, उसको हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम। तो वहां से यदि आपको समुच्चय सीखना है तो वहां से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 डाटेड डाटेड आगे। ठीक है, यानी अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्या को देखें, मतलब 1 से लेकर 9 तक का अंक देखें, उसमें जीरो को सम्मिलित न करें, तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या का समुच्चय है वही क्या कहलाता है, आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। यानी ऐसी संख्याएं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को काउंट कर सकते हैं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इनके समुच्चय को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, और यन बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5
इटसेट्रा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए है दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे वोल नंबर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृतिक संख्या में शून्य भी शामिल कर लिया जाता है, यानी जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे बोलते हो आप पूर्ण संख्या। ठीक है, तथा इसके समुच्चय को आप W से प्रदर्शित करते हो। इसके समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? W से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी W बराबर 0 1 2 3 4, ये सभी क्या है? आपकी पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। अब आप समझोगे कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो क्या शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, शून्य जो है वो पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि क्या 10 पूर्ण संख्या है तो आप कहोगे जी 10 पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि 10 में 1 और 0 लिखा है। लेकिन यदि आपसे कोई कह दे क्या 11 पूर्ण संख्या है, तब पर भी आपका जवाब होना चाहिए जी 11 पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें जब 0 से लेकर आप 9 तक लिखोगे तो 0 से लेकर 9 तक में क्या 1 नहीं आएगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा, तब ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण संख्या क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या जिसे आप बोलते हो इंटीजर नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक कहलाती हैं, यानी वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं। इनके समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। मतलब इंटीजर का जो पहला आई है वही आपका ले लिया है और आई से प्रदर्शित करते हैं। जब आप 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होंगे, मतलब जब आप एकदम बेसिक तैयारी कर रहे होंगे, अपना बेसिक आपका स्कूल कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपने पढ़ा होगा आपका पूर्ण संख्या क्या है, लेकिन आप वहां पे ध्यान नहीं दिए होंगे। वहां पे ध्यान कोई नहीं देता। ठीक है, इवन हम लोग भी ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे देखें कि कंपटीशन में क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ना चाहिए, तो हमको फिर से वही सारी चीजें क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर हम देखें जो कंपटीशन एग्जाम होता है, जो वनडे एग्जाम होता है, उसमें मैथ कहाँ से पूछा जाता है? तो मैथ आपका 10वीं तक ही मैथ पूछा ही जाता है। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, ये सभी आपको 8 से लेकर मतलब इवन 5 से लेकर 10 तक अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो वहां पे ये हो जाएगा। लेकिन वहां पे आपको एकदम बेसिक बताया जाएगा, मतलब इससे भी बेसिक बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है? उससे थोड़ा अपर लेवल और एडवांस से थोड़ा सा लोअर लेवल में समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या होती है वो होता क्या है? देखिए इंटीजर नंबर कह रहा है कि आप माइनस वाले को भी सम्मिलित कर लो, 0 को भी सम्मिलित कर लो और प्लस वाले को भी सम्मिलित कर लो। तो इन सभी को अगर मिला दो तो ये सभी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी, इंटीजर नंबर कहलाएगी। जैसे -5 4 3 2 1, ये तो सभी माइनस वाली संख्या हो गई। इधर से लेकर इधर सभी क्या है? ये माइनस वाली संख्या है। और अगर हम देखें 0 से लेकर इधर तक तो ये सभी क्या है? ये सभी प्लस वाली संख्या है और बीच में क्या है? आपका 0 है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कोई, प्रश्न कर दे कोई, क्या 0 पूर्णांक संख्या है? अगर आपसे कोई पूछे क्या 0 पूर्णांक संख्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए देखिए सर 0 पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 0 है वो आपका न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, मतलब ये मीडियम होता है, बीच का पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए 0 क्या धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है या पूर्ण संख्या, तो आप कहोगे 0 न तो धन पूर्णांक न तो ऋण पूर्णांक न तो पूर्ण संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपना आगे। आगे देखिए है आपका सम संख्या, जिसे आप बहुत बचपन से एकदम सीखते आए हो, सम विषम। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इटसेट्रा। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं क्या कहलाती हैं?
सम संख्या कहलाती है। अगर आपसे कहें कि एक संख्या हम दे रहे हैं आपको और बताइए क्या ये सम है अथवा विषम है। जैसे यदि आपसे कहें कि 12, तो आप कहोगे जी सर ये सम है। ये क्या है? सम है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंक है लास्ट 2 वो आपका एक सम संख्या है। अगर आपसे कह दिया जाए ये बताइए 18 सम है कि विषम है, तो आप कहोगे जी ये सम है। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए यहाँ पे 21, क्या कह दिया जाए? 21 कह दिया जाए, तो ये सम नहीं है, ये क्या है आपका? विषम है। विषम क्यों है अभी आगे समझेंगे। और सम क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई का अंक सम नहीं है। इसके इकाई का अंक का मतलब होता है इसको यदि 2 से काटा जाए कि इसको 2 से विभाजित किया जाए तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए क्या है आपका सम संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। अगला है आपका विषम संख्या, जिसे बोलते हो आप ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर। दिल्ली में जब ज्यादा प्रदूषण होता है तो क्या कैसी गाड़ी चला जाती है? ऑड और इवन नंबर में गाड़ियां चला जाती हैं। मतलब एक दिन तो ऐसा चलेगा जैसे कि जिसका नंबर प्लेट इवन में है तो वो चलाएंगे, और जिसका नंबर प्लेट ऑड में है वो एक दिन बाद चलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो इवन नंबर है वो तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपका ऑड नंबर में, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जो 2 से कटती ही नहीं है, क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 8, आपका 19, ये सभी क्या है? ये सभी विषम संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको विषम संख्या समझ में आया होगा, सम संख्या समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे आप बोलते हो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से कटे ही न, क्या कहलाती है आपकी? आपका कहलाएगा अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखिए 2, 3, 5, आपका यहाँ पे 7, 11, 13, ये सभी क्या है? ये सभी आपके अभाज्य संख्या है। आप कहोगे 2 तो सम संख्या था, 2 अभाज्य संख्या कैसे बन गया? तो हम कहेंगे देखिए जो 2 है वो सबसे छोटी, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 क्या है? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2 जो है वो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। यानी ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे ही न, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी तो है ही, लेकिन सम अभाज्य संख्या, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। अगला जो है आपका वो है भाज्य संख्या, जिसको आप बोलते हो कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। कम से कम एक और गुणनखंड हो से मतलब समझिए, यानी वो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4, 6, 10, आपका 8, 10, 9, 15, 18 एटसेट्रा। यानी ये सभी क्या है? ये सभी आपके भाज्य संख्या है। तो आप कहोगे सर ये बताइए सम जो है और विषम जो है क्या वो भाज्य संख्या हो सकती है? तो हम कहेंगे हाँ। यानी जो भाज्य संख्या है, आप समझिए थोड़ा सा, जो भाज्य संख्या है इसमें दोनों संख्याएं आ सकती है। यानी सम संख्या भी आ सकती है, सम संख्या भी आ सकती है और विषम संख्या भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लें हम 8 और 9 का, ठीक है, और आपसे अगर पूछ लें कि ये बताइए 8 और 9 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल है। कहोगे, हम पूछेंगे कैसे, तो आपका जवाब होगा जी
ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, और ये स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य संख्या क्या है समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको आपको सीखने की जरूरत है। देखिए आगे जो है आपका अगला, ये है आपका सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, सअभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब एक के अलावा कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब कोई ऐसी तीसरी संख्या न हो जो इनको काट दे। तो ऐसी संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे समझिए हमने एग्जाम्पल में लिया है 2 और 3, 4, 9, 11। अगर आपसे कहें कि 2 अपने से कटेगा, 3 अपने से कटेगा, और ना तो 2 3 को काट सकता है, ना तो 3 2 को काट सकता है, ना ही कोई और संख्या 2 और 3 को काट सकती है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 2 और 3 क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। यानी ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे दूसरा एग्जांपल 4, 9, 11, 4 को 2 काट सकता है लेकिन 9 को 2 नहीं काट सकता, 9 को 3 काट सकता है लेकिन 3 न तो 4 को काट सकता है न तो 11 को काट सकता है, 11 स्वयं से कट सकता है। मतलब इन तीनों संख्याओं में एक के अलावा आपको कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखेगा जो इन संख्या को विभाजित कर सके। तो ये संख्या भी क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है। ये भी संख्या क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, मतलब अगला टॉपिक जो है 9वां, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप रेशनल नंबर्स बोलते हो। ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। यानी ऐसी संख्या या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। सिंपल से शब्दों में बोले तो यानी ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके लेकिन उसका हर 0 ना हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका जो हर है वो 0 ना हो तो क्या कहलाएगी ऐसी संख्या, परिमेय संख्याएं कहलाती। यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है और उसका जो हर है मतलब जो q है वो 0 नहीं, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या समझ में आई होगी। 2 तरीके से परिभाषा आप बता सकते हो। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में होती है और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 3/5, यानी 3/5 को देख रहे हैं तो इसका जो हर है ये ऊपर वाले को अंश बोलते हो, नीचे वाले को हर बोलते हो। इसको p बोल दिया, इसको q बोल दिया, तो q देखिए 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है एक तरीके का परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका एक तरीके का परिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे 7/8 लिखा है तो 7/8 भी क्या है आपका परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अभी तक यदि हमारे साथ आप जुड़कर पढ़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो मैथ में कमजोर हैं, क्योंकि ये बैच एकदम शुरू से चल रहा है और शुरू से आप जुड़कर हमसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी आप अच्छे से गेन कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आने वाले समय में यूपीपी री एग्जाम भी होने वाला है तो उसमें भी आपका ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का नई वैकेंसी आने वाली है, तो सारी चीज़ों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस बैच को लाया गया है। ठीक है, बड़ी परिश्रम से लाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है परिश्रम बैच। ठीक, उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका
अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय तो पढ़ा है। देखिए, जब आप लाभ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको हानि भी पढ़नी चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप पॉजिटिव कमेंट रखते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में निगेटिव भी थोड़ा सा सोचो कि क्या ये व्यक्ति नकारात्मक काम कर सकता है कि हमेशा अच्छा ही करेगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस को साथ में लेकर चलोगे तब जाके आपका संतुलन बना रहेगा। आप किसी में भी केवल और केवल बुराई बुराई खोजते रहिए, तब पर भी ये हानिकारक है। और यदि किसी के बारे में आप केवल अच्छाई अच्छाई बताते रहें, तब पर भी ये हानिकारक है। यानी अगर कोई व्यक्ति सही करे तो आप उसे मतलब सराहिए, ठीक है, उसकी प्रशंसा करिए। लेकिन यदि वही व्यक्ति गलत करे तो उसको क्रिटिसाइज करिए, आप गलत क्यों कर रहे हैं उसको बताइए। ठीक है, तब जाके आप संतुलित रहेंगे और तब जाके आपकी मित्रता भी बनी रहेगी। नहीं तो मित्रता क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। ये ऐसा होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय। इसका जस्ट परिभाषा परिमेय का उल्टा होगा। यानी वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में आप लिख ही नहीं सकते, या कुछ ऐसा हो जाए कि इसका हर 0 के बराबर हो जाए, तब पर भी ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए √2, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, एक तरीके का अपरिमेय संख्या है। और √7 भी क्या है, एक तरीके का अपरिमेय संख्या। यानी ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे कहें कि देखिए आप 1.001 ऐसे डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ाते जाइए। और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपका जवाब होगा ये अपरिमेय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अंत ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपके जो क्वेश्चन है कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे आपका अगला जो है वो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। यानी ऐसी संख्या जो तो परिमेय भी हो सकती है अथवा अपरिमेय भी हो सकती है, क्या कहलाएगी, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तथा इनके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं। r मतलब रियल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा मतलब आपका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि देखिए परिमेय और अपरिमेय, यानी यहां लिख देते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी वास्तविक संख्या में दोनों चीज आएगी, परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। जैसे एग्जाम्पल में √5 अभी हम पहले बताए हैं अपरिमेय। देखिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जो √5 है आपका अपरिमेय है, तो √5 आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। 7/4 यानी देखिए √5 अपरिमेय है, 7/4 परिमेय है, 2/3 परिमेय है, पाई जो है आपका अपरिमेय है। बहुत लोग कहते हैं कि पाई परिमेय है, बहुत लोग कहते हैं पाई अपरिमेय, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो दो होता है। एक होता है 3.14 और एक होता है 22/7। तो जो 22/7 होता है उसका सन्निकट मान होता है, उसका एक्चुअल मान नहीं होता। सन्निकट मान अलग होता है, वास्तविक मान अलग होता है। सन्निकट का मतलब होता है लगभग में मान। ठीक है, तो जो पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो -1 है वो ऋणात्मक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए क्या 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 0 जो है आपका वो आपका परिमेय है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 5 भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्या समझ में आई होगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसको r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो था
वो आपका वास्तविक संख्या तक ही था। मतलब इस वीडियो में हमने जाना नंबर सिस्टम क्या होता है, अंक क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है और संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखा है। आपको स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जातीय मान क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो में समझाया है। आगे आने वाली वीडियो होगी जो, उसमें हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम जिसमें हम देखेंगे आप बिना भाग दिए केवल अंक को देखकर कैसे ये बता पाओगे कि ये संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी या नहीं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बैच एकदम शुरू से शुरू हो रहा है। ठीक है, आज शुरू से जुड़कर पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही आनंद आपको आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।